Now I am going to teach you some important fact of auxiliary verbs. You know that auxiliary verbs are found in 24 forms. Some are primary auxiliary and some are modal auxiliary. Now rule number 1, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। यह सदैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसा कि मैंने कल बताया था, यू कैन हेल्प मी। आपने देखा कैन एक सहायक क्रिया के रूप में है और हेल्प क्या है, उसका लेक्सिकल वर्ब है। रूल नंबर 2, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म नहीं बनता। जिस प्रकार गो, वेंट, गॉन, गोइंग टू गो बनता है, उस तरह से कैन का या विल का या शैल का, मतलब किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं बनता। नंबर 3, सामान्यतः मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब के इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग होता है। यूज्ड और ऑड के साथ फुल इन्फिनेटिव होता है, बाकी के साथ बेयर इन्फिनेटिव, मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। जैसा कि ये भी इंफॉर्मेशन दिया जा चुका है। नाउ डेयर नॉट और नीड नॉट, डेयर और नीड सिंपली तो मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब कहलाते हैं, लेकिन जब इनको नीड नॉट और डेयर नॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब बन जाते हैं। जैसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि ही डेयर्स टू गो, मतलब क्या है, यहाँ ये डेयर्स क्या है, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, लेक्सिकल वर्ब है। लेकिन आगे ही डेयर नॉट गो, यहाँ आपने देखा ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में एक तरह से प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा जब ये मेन वर्ब था, लेक्सिकल वर्ब था, तो इसके साथ इन्फिनेटिव विद टू था, लेकिन जब ये मेन वर्ब से उसमें चेंज हो गया, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी में चेंज हो गया, तो क्या हो गया, ये उसके साथ जो इन्फिनेटिव लगा वो विदाउट टू है, मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। नाउ वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। मतलब जब भी वो पैसिव वॉइस में प्रयोग होगा तो उस क्रिया की तीसरी अवस्था में ही रहेगा, चाहे वो टेंस कोई भी हो, चाहे वो जेंडर कोई भी हो, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है। जैसे माई वॉच हैज बीन स्टोलन, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। आपने देखा ये पैसिव वॉइस में बिन स्टोलन, और चाहे टेंस कोई भी हो, जैसे कि अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन, टेंस कोई भी हो, आपने देखा कि वर्ब क्या है, हमेशा थर्ड फॉर्म में प्रयोग किया गया, यहाँ टेंस कोई भी हो। ओके, नाउ वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब के पहले होता है। टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन हैज कम आउट, समर इज गॉन। आपने देखा कि हैज कम आउट एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं, टू बी की संभावना नहीं, लेकिन जब वहाँ क्या गया कि समर इज गॉन, तो आपने देखा कि बी यानी इज का प्रयोग गॉन के पहले किया गया। डू, डज, डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में होता है। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है।
डू डज डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले और क्वेश्चन वर्ड के बाद में किया जाता है। दोनों का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ही डज नॉट हेट मी। आपने देखा कि डज नॉट का प्रयोग किया गया नेगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव में व्हाट डज शी डू। आपने देखा कि डज का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया गया। स्टूडेंट्स, डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट सेंटेंस में इम्फेटिक बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इम्फेटिक बनाने के लिए उसमें कहीं भी एक बात स्पष्ट रखना, नॉट की जरूरत नहीं पड़ती है। वह मुख्य क्रिया के पहले, लेक्सिकल वर्ब के पहले अपने फॉर्म में आता है। जैसे वह जाता तो है, वह जाता तो है, he does go। आपने देखा इसको क्या है, फोर्स करने के लिए डज का प्रयोग किया गया। जोरदार बनाने के लिए दूसरे शब्दों में कहें, इसी डू का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस को भी फोर्सफुल बनाने के लिए किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में केवल डू का प्रयोग होता है, डज और डिड का प्रयोग नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे। डू लर्न दिस, इसे याद तो करो। डू लर्न दिस, इसे याद तो करो। अब आइए, हैज, हैव, हैड का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट पास्ट टेंस में होता है। अरे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में हैज, हैव का प्रयोग होता है, पास्ट में हैड का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज मेट, he has met this, ये प्रेजेंट हो गया। इसी को पास्ट करना हो, he had met this। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। इन सभी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है। एक एक एग्जाम्पल मैं देते हुए समझा देता हूँ, फिर से ध्यान दें। इज, एम, आर, बिन, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, यहाँ क्या है, आर मेन वर्ब है। उसी तरह ही वॉज पॉपुलर, ही वॉज पॉपुलर, वॉज क्या है, मेन वर्ब है। उसी तरह ही डज नथिंग, ही डज नथिंग, डज क्या है, मेन वर्ब है। आई हैव अ पेन, हैव क्या है, मेन वर्ब के रूप में है। इस प्रकार आपने देखा कि इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, और इनका प्रयोग विथ टू भी होता है। मतलब ऐसे वर्ब के बाद इन्फिनिटिव का भी प्रयोग होता है, जिसमें इस बात को स्पष्ट करना होता है कि काम होने वाला है, काम प्रोपोजल में है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू गो, आई एम टू गो, मुझे जाना है। ठीक है। उसी तरह शी वाज, ही वाज
टू लर्न, उसे याद करना है। उसी तरह आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है। मतलब क्या है कि इसमें बाध्यता के लिए हम इन्फिनेटिव का प्रयोग इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड के बाद करते हैं। बड़े अच्छे। ये रहा आपका फैक्ट, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में बातें हैं। व्हाट इज यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? फर्स्ट हम आते हैं यूज ऑफ कैन पर। आप पहली बात इस बात को जान लीजिए कि कैन का प्रयोग हमेशा एबिलिटी, टैलेंट, पावर शो करने के लिए किया जाता है। बट दैट एबिलिटी, दैट पावर मे बी डन इन फ्यूचर, not in present. Something only a rare it touches to the present. जैसे कैन का प्रयोग पावर को शो करता है। पहली बात, जैसे he can lift this box, he can lift this box, रेयर प्रयोग किया जाता है। वो भी कब? जब प्रेजेंट को रेयर टच करता है और फ्यूचर कंप्लीट टच करता है। जैसे यू कैन स्पीक, मतलब यू नो हाउ टू स्पीक, यानी कुछ गुणों को स्पष्ट करने के लिए यू कैन स्पीक इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आपने देखा इसमें क्या है, आपके अंदर वो क्षमता पहले से भी है, पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यानी दिस टैलेंट यू हैव ऑब्जर्व्ड। नाउ कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो, यू कैन गो, परमिशन के लिए भी किया जा सकता है। उसी तरह जैसे यू आर, मतलब यहाँ क्या सेंस है, यू आर अलाउड। यहाँ परमिशन का मतलब क्या है, यू कैन गो, गो का मतलब क्या है कि यू आर अलाउड टू गो। ओके, नाउ कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है। जैसे एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, थियोरेटिकल, एक सैद्धांतिक गलती के लिए किया जा सकता है। everyone can make mistake। यानी गलतियां किसी से भी हो सकती है। तो ये क्या है, थियोरेटिकल बात है। ठीक है। अच्छा, कैन का प्रयोग हैबिट के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है ना। एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। ये क्या है, एक तरह से क्या है, ये आदत है। ईमानदार आदमी कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आते हैं यूज ऑफ कुड पर। यूज ऑफ कुड का प्रयोग कैन के पास्ट के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, मतलब क्या है, मैं उठा सकता हूँ। दिस इज द वर्क ऑफ प्रेजेंट। अब कुड का प्रयोग में क्या होता है, मैं उठा सकता था। दैट काइंड ऑफ पावर, दैट काइंड ऑफ टैलेंट इन प्रेजेंट इज इम्पॉसिबल, ओनली इट वॉज इन द पास्ट, नाउ इट इज नो आई हैव। तो अब इसमें क्या है, इस बात को समझिए। इसमें बात पास्ट में चली जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम जब इसका प्रयोग करते हैं कुड का, तो वह प्रेजेंट का पास्ट होता है, मतलब कैन का कुड होता है। दो बातें समझ लीजिए जो मैंने अभी बताई आपको। स्टूडेंट ये ध्यान रखें, जैसे he said I can beat। ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं।
तो he said that he could beat. आपने क्या देखा? कैन का कुड हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने जो अभी बात बताया कि कुड का प्रयोग यदि सिंपल सेंटेंस में किया जाता है तो वो क्या बताता है? ऐसा वर्क जो मैं कर सकता था या कोई कर सकता था वह अब नहीं कर सकता, प्रेजेंट में वह नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, जैसे आई कुड रन a long distance, तो क्या है यहाँ मैं वो कर सकता था, अब प्रेजेंट समय नहीं कर सकता है। चलिए, यह परमिशन के लिए भी, कुड का प्रयोग परमिशन के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होती है। ऐसे परमिशन में आपको कभी किसी मतलब क्या है कि किसी की प्लीज या काइंडली करने की जरूरत नहीं है। आप आज्ञा मांगने में भी करेंगे तो भी प्लीज और काइंडली की जरूरत नहीं है। इसमें परमिशन की भी बात होती है, लेकिन उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये तो हमने उसमें बताया कि पास्ट में हो सकता था। जैसे कुड यू हेल्प मी, जैसे कुड यू हेल्प मी, यहाँ क्या है? अब अंत में प्लीज लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ प्लीज लगा देंगे, ये रिक्वेस्ट के लिए हो गया, निवेदन के लिए हो गया। चलिए, पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसमें विनम्रता ज्यादा पाई जाती है। अब स्टूडेंट्स एक बात और जान लें, मे के प्रयोग में आइए। मे का प्रयोग पूर्णतया पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन इससे परमिशन देने लेने के लिए भी होता है, ठीक है। जैसे मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन। आपने क्या किया? यहाँ परमिशन की बात किया, आज्ञा मांगने की बात किया। देने वाला दे भी सकता है आज्ञा, यू में यूज, ठीक है। उसी प्रकार मे आई कम इन सर, तो आपने क्या बोला? यस यू मे कम, और यू मे नॉट, नहीं आने देना है तो क्या करेंगे? नो यू मे नॉट। इसी प्रकार यह बात स्पष्ट समझ लें कि इसका प्रयोग परमिशन और लेने और देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया फ्यूचर में अनसर्टेन स्थिति हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ कुड शी में बी, हु मे बी देयर। उसी तरह हम प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो इसे पर्पज या उद्देश्य का बोध कराने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, पर्पज या उद्देश्य का बोध कराने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं। आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड, डेफिनेटली मे का ही प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस में। पास्ट रहता तो माइट का प्रयोग होता। और पॉसिबिलिटी में क्या है? जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने फुल लेंथ में आप लोगों को मैंने आज मे का प्रयोग बता दिया। माइट के प्रयोग को हम लोग अब एक तरह से ये सिंपल ही जान लीजिए कि माइट का प्रयोग मे का पास्ट होता है, मे का पास्ट माइट होता है। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम लिखते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस में हम लिखते हैं ही सेड
यू मे गो नाउ। अब जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड दैट आई माइट गो नाउ, यानी मे का क्या हो गया, माइट हो गया। जैसा कि विद्यार्थियों को स्पष्ट पता है कि मैंने बताया माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए, जिसकी संभावना आकाश में बादल ही नहीं है तो बारिश की संभावना क्या है, तो इट माइट रेन टुडे, मतलब बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, मतलब भाव ऐसा रहेगा कि संभावना नहीं भी हो सकती है या होने की संभावना नहीं है। माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में जैसे कुड का प्रयोग किया गया, उसी तरह यहाँ माइट का भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ माइट के प्रयोग से भी, अब यहाँ माइट या कुड, माइट यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, इस तरह से प्रयोग इसका किया जा सकता है। स्टूडेंट्स एक बात और जान लें, सपोजिशनल सेंटेंस में माइट का प्रयोग होता है, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड। पास्ट टेंस में सपोजिशनल सेंटेंस में माइट का प्रयोग होता है, काल्पनिक में। तो आई विश ही माइट हैव बीन मदर इंडिया, ठीक है, यहाँ मान लिया गया, दूसरी कोई बात नहीं है। इस प्रकार आज का क्लास कंप्लीट होता है।